अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर बशीर सिद्दीकी और मैं यूएस में मुकीम हूँ। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप साउथ कोरिया या फिनलैंड में से किसी भी जगह जाने के बारे में सोच रहे हैं। आज हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, यूईटी के ग्रेजुएट हैं। कोरिया से मास्टर्स किया है उन्होंने, उसके बाद वो फिनलैंड से पीएचडी कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में हम उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, साउथ कोरिया और फिनलैंड का कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल कहाँ पे एडमिशन मिलना आसान है, कहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टॉप क्लास की हैं, कहाँ पे ज़्यादा फंडिंग्स अवेलेबल हैं, कहाँ पे ज़्यादा जॉब्स हैं, कौन सी सोसाइटी में इंटीग्रेट होना आसान है, ताकि आपको ये डिसाइड करने में आसानी हो कि साउथ कोरिया आपके लिए बेहतर है या फिनलैंड। अस्सलाम वालेकुम तहसीन भाई, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम। आई एम डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तहसीन भाई, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि उसके बाद हम डिस्कशन को आगे लेके चलें। जी जी ज़रूर। अ, मेरा नाम जी तहसीन है। नाम तो पता चल गया। मैं अभी फिनलैंड में ऑल्तो यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ, साथ ही एक जॉब भी कर रहा हूँ फुल टाइम एज ए डिज़ाइन इंजीनियर। और मैंने मास्टर्स किया था साउथ कोरिया में। आई स्पेंड लाइक 3 इयर्स इन साउथ कोरिया। रिसर्च इन हाइड्रोलिक्स में थी। बैचलर्स मैंने पाकिस्तान यूएटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया था, और उसके बाद मैंने कुछ 2 साल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एज ए लेक्चरर जॉब की थी। इसका मतलब है अगर लाहौर के बच्चे ये वीडियो देखेंगे तो वो पहचान जाएंगे आपको। हाँ जी ज़रूर ज़रूर। वो कहेंगे हमारा एक नालायक सर आया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, कोरिया में आप किस शहर में थे, किस यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स किया? कोरिया में मैं था देजोन सिटी में। वहाँ पर मैंने यूएसटी से मास्टर्स किया। बेसिकली यूएसटी एक ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी है जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वहाँ से तो कोर्सेज कहीं से भी ले सकते हैं, वहाँ के स्टूडेंट होते हैं, बट वो कंपनीज में जाते हैं रिसर्च करने के लिए। सो आई वाज इन KIMM, कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मशीनरी एंड मटेरियल्स, वहाँ पर था। और मेरे कोर्सेज कुछ काइस्ट से हैं, कुछ यूएसटी से हैं, कुछ SNU से हैं। इस तरह कोर्सेज मैंने डिफरेंट जगह से उठाए थे। राइट। अच्छा, आपने डाइजॉन का जिक्र किया तो मैं आपको बस ब्रीफली बताना चाहूँगा कि डाइजॉन में मेरा भी एडमिशन हुआ था, डाइजॉन यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। लेकिन मैं फिनलैंड आया था। जब ओके। अपनी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपसे ये इस टॉपिक को दोबारा लाऊंगा और फिर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। बेहतरीन, चलें, अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा, जब आप मास्टर्स के लिए निकल रहे थे तो उस वक्त आपने कोरिया का इंतखाब क्यों किया? उस वक्त आप यूरोप या यूएस क्यों नहीं गए? मैंने जब मास्टर्स के लिए निकला हूँ ना, तब मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करता था, किया है, और मेरे पास अच्छे अच्छे एडमिशन लेटर्स थे। मेरे पास तकरीबन 7-8 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के थे, जिनमें काफ़ी अच्छे बड़े बड़े नाम भी हैं। मिलानो यूनिवर्सिटी थी जो मेरी मैकेनिकल में 7th रैंक थी। मेरा TU दरेस्टन में हुआ था एडमिशन। जर्मनी की 3-4 में हुआ था, फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी में हुआ था, सऊदी अरब की किंग फाद में हुआ राइट। था। इस तरह। और देन आई चूज़ जर्मनी की यूनिवर्सिटी मैंने चूज़ की। जैसे सारा जनाब हमारे, हाँ, तो कल्चर उस टाइम इतना नहीं था कि कोरिया, चीन का कोई इतना कल्चर नहीं था हमारी तरफ। तो मैंने इसी तरह ही देखा कि चलो जर्मनी में है, फीस तो नहीं है, चलो जर्मनी चलते हैं। वीज़ा प्रोसेसिंग वगैरह शुरू की, सारा कुछ। राइट। अ, और फिर दरमियान में एक पोजीशन जब साउथ कोरिया में आ गई, वहाँ पर मेरा क्लास फेलो भी था। एंड देन ही टोल्ड मी कि यार जैसे यहाँ पोजीशन आई है हमारी लैब में एक weekend, तो अप्लाई करो। क्योंकि मैं जब अप्लाई कर रहा था प्रोसेस में, तो कहता रहता था दोस्तों को यार जहाँ कभी पोजीशन आए तो बताना। साउथ कोरिया मेरी लिस्ट में था ही नहीं बिल्कुल भी वैसे शुरू से। तो उसने पोजीशन आई, मैंने वैसे अप्लाई कर दिया, उनका रिस्पॉन्स 2-3 दिन में आ राइट। गया। इंटरव्यू ने लिया, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। इट वॉज वेरी क्विक प्रोसेस। कोरिया से आप फिनलैंड क्यों मूव हुए? हाँ जी। पहले तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जी मेरी फील्ड है हाइड्रोलिक्स की। राइट। मैंने मास्टर्स से शुरू किया, हालांकि शुरू में इंटरेस्टेड नहीं था। जब मैंने बैचलर्स मास्टर्स की मुझे पोजीशन मिली उसमें, तो मैंने शुरू किया काम, मुझे अच्छा लगा। रिसर्च में जब उसमें थी, इवन कि मैं पीएचडी भी मैंने स्टार्ट की हुई थी वहाँ पर साउथ कोरिया में। राइट। एंड देन आई वाज थिंकिंग कि आई शुड एक्सप्लोर मोर, थोड़ा सा और देखूं। यहाँ पर मैंने 3 साल गुजार लिए हैं, शुड ट्राई समथिंग एल्स। कि अभी उम्र भी है ऐसी कि कोई मसला नहीं है, एक चेंज कर ले। जी। एंड आई वाज लुकिंग फॉर डिफरेंट कंट्रीज जिन और लैब्स जहाँ पर मेरी फील्ड के रिलेटेड काम हो रहा है, जिनमें से एक जर्मनी था, एक फिनलैंड था,
एंड यूएस था इन जगहों पे। आई स्टार्टेड अप्रोचिंग प्रोफेसर्स फ्रॉम डिफरेंट लैब्स इन मुल्कों में। फिनलैंड मुझे रिस्पॉन्स यहाँ से पहले आ गया। देन मैं तो बस ये कि चलो चलते हैं। फिनलैंड के बारे में उन दिनों में सुना था कि यार हैप्पीएस्ट कंट्री और ये और वो, ये चीज़ें जनाब सर पे लट आ गया। तो शुरू में तो मैं बड़ा परेशान था फिनलैंड में आके, यार ये कहाँ मैं आ गया हूँ। गाँव से उठ के। देन मेरे जहन में फिर था कि यार मैंने निकलना है यहाँ से। राइट। तो मैंने फिर सोचा कि यार बाकी जर्मनी रह गया और यूएस रह गया। मैंने फिर उनके प्रोफेसर को अप्रोच करना शुरू कर दिया। तो राइट। दरमियान में मेरी जॉब हो गई जब यहाँ पर, तो जॉब ने मुझे फिर फिनलैंड में रोक दिया। जॉब में कल्चर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जॉब में बहुत सुकून लगा। कभी कभार लगता है कि यार जॉब शायद ख़राब कर दे, क्योंकि कल्चर जब ज़्यादा ही सुकून वाला होता है तो आप में वो एनर्जी, वो चीज़ नहीं रहती। आपकी जो लर्निंग आउटकम है उतनी फास्ट नहीं होती, वो फिर ऐसे जा रही होती है। बंदे को खुद की मोटिवेशन चाहिए होती है कि अपने आप को बड़ा रखना। बट स्टिल आई थिंक आई वुड प्रेफर ये जो पीस वाला है, सुकून वाला इन्वायरमेंट है, देन के कोई मुझे बार बार क्या पूछ रहा हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये करो ये करो। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आई थिंक दिस इज़ गुड चॉइस कि यहाँ पर रुका जाए। तो ये मेरी जर्नी ऐसा ही थी है। कोरिया से। मैं कैसे पहले निकला और फिर मैं यहाँ पर आ तो गया, फिर मैं क्यों रुक गया यहाँ पर। राइट, राइट, राइट। नहीं, बिल्कुल आपने बचा फरमाया कि ये जो फ़िनलैंड का सुकून है, ये आपके वो कहते हैं ना आपके गोडों में बैठ जाता है ये। सही और है। फिर जो है आप जो है ना, फिर वो आपको तंग भी करता है। यानी आपको लाइफ़स्टाइल पसंद है, वर्किंग कल्चर पसंद भी है, लेकिन अंदर से आपको ये चीज़ें परेशान करती है कि यार एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव नहीं है ना, लर्निंग नहीं हो रही है ज़्यादा। लेकिन भाई सही है। ये आपको जाने नहीं देगा कहीं। अच्छा, आप बताइए आ आप कैसे निकले। 14 साल लग गए मुझे निकलने में, राइट। तो लेकिन ऑफ कोर्स फिनलैंड की ये चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी हैं। और अगर आप ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे अच्छी कोई भी जगह है दुनिया में रहने के लिए। ऐसा ही है। तो तहसीन भाई, आपका जो एक्सपीरियंस है वो कोरिया का भी है, साउथ कोरिया का, फिनलैंड का भी है। तो थोड़ा सा बताएं, आप कोरिया में रहे, अभी जी जी फिनलैंड आए जरूर। हैं 2 साल, क्या फ़र्क पाया दोनों कंट्रीज़ में? क्या जो ऐसा फ़र्क जो बहुत प्रोमिनेंट है? प्रोमिनेंट आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो मुझे फील हुआ है, दोनों आई थिंक बड़े एक्सट्रीम हैं। पहले तो हम देखते हैं वर्क लाइफ कल्चर के हवाले से ना, जो है साउथ कोरिया में वो जो समझा जाता है इन जनरल कि बहुत ही स्ट्रेस्ड, और आपको बड़ा ही ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। जो कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं। बट यहाँ पर जो फिनलैंड में टोटली अपोजिट है। वर्किंग कल्चर बहुत ही रिलैक्स्ड है, बहुत ही चिल है। छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, अक्सर वर्क फ्रॉम होम चल रहा होता है। और हर हर मतलब एम्प्लॉई बड़ा इंडिपेंडेंट होता है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। आई थिंक दिस इज़ रियली नाइस। आपका मैनेजर आपको कभी नहीं पूछता कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन, कि क्या काम कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, कितना टाइम लोगे, इस तरह की चीज़ें। और जो दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊँ तो दूसरी चीज़ सोशल लाइफ के हवाले से है। इवन दो आई थिंक कोरियंस भी इंट्रोवर्ट हैं, बट वहाँ पर फिर भी मैंने जो फील किया था कि जो एक्टिविटीज़ करने के हैं वो काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ पर फिनलैंड में आबादी भी कम है, दूसरी ठंड भी है और लोग भी ठंडे ही होते हैं फिर। तो इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है करने को ना, बंदा विंटर्स में स्पेशली बहुत ही मतलब बोर फील करता है। तो आई फील कि कोरिया में इस लिहाज से लाइफ ज़रा बेहतर थी। अच्छा, अगर मैं दोनों सोसाइटी में इंटीग्रेट होने के हवाले से पूछूं, दोस्त बनाने के हवाले से पूछूं, तो किस कंट्री को आपने ज़्यादा फ्रेंडली पाया? आई वुड से कि बोथ आर समहाउ सेम। एज मैंने पहले भी बताया कि अच्छा। दोनों ही सोसाइटीज़ बड़े ही इंट्रोवर्ट हैं। बट आई थिंक फिनलैंड में शायद कंपैरेटिवली आसान हो, क्योंकि यहाँ के लोग ज़रा इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश बेहतर है इनकी एज कम्पेयर टू कोरियंस। बट दोनों की नेचर बड़ी ही इंट्रोवर्ट। आई थिंक फिनिश ज़रा राइट। इंट्रोवर्ट है। अगर एक बंदा जो मेरे जैसा हो, जैसे मैं बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं अप्रोच करता हूँ लोगों को, पहले राइट। जाके बात करता हूँ। तो आई फेल्ट कि साउथ कोरिया में थोड़ा सा मुश्किल था मेरे जैसे बंदों के लिए जो प्रोएक्टिव हों, क्योंकि जब मैं बात करना शुरू करूँ, मुझे कोरियन ना आती हो, ताकि सिर्फ जवाब मुझे इंग्लिश में कोई नहीं मिलना। तो बट यहाँ पर कंपैरेटिवली इस मामले में आसान होता है। अगर एक इंसान प्रोएक्टिव है तो उसके लिए शायद बीइंग सोशल होना, कुछ सोशल लिंक्स बनाना यहाँ पर फिनलैंड में ज़रा आसान है। राइट।
आपने कोरियन की बात की, आपने ज़बान सीखी? मैंने थोड़ी बहुत ज़बान सीखी। मैंने बेसिक जो है ना वो सीखनी पड़ी उधर, फिर ऐसे गुज़ारा मुश्किल होता है वहाँ राइट, पर। राइट, राइट, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कैसे हैं, तो उसका जवाब क्या देंगे आप कोरियन में? ओके, "네, 잘해요." अच्छा, अगर मैं खानों की बात करूँ, तो एक तरफ आपका फिनिश खाना है और एक तरफ कोरियन खाना है। तो किसे आप ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे? कौन-सा जो है वो पसंदीदा है आपका? एट दिस पॉइंट आई थिंक अगर हम हमारा जो देसी कल्चर है, अगर मैं दोनों को कंपेयर करने की, रिलेट करने की कोशिश करूँ तो फिनिश खाने समहाउ मोर रेलिवेंट हैं हमारे खानों से ना, जिसमें थोड़ा-सा सब्जियाँ-सुब्जियाँ आ जाती हैं। जो वो कोरिया के खाने थे वो अच्छा, तो एंटायरली डिफरेंट थे, मेरे लिए शुरू में तो। राइट, बिल्कुल ही डिफरेंट उनकी डिशेज़ होती हैं और ज़्यादा सी फूड होती है और हमारे पाकिस्तान में कल्चर नहीं है सी फूड का बिल्कुल भी। तो मैं राइट, तो शुरू में कुछ अर्सा तो खाया ही नहीं वो खाना ना। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब प्रोफ़ेसर्स के साथ जाते थे बाहर, फिर अंदाज़ा हुआ कि यार ये भी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। फिर की, फिर आहिस्ता-आहिस्ता पसंद आना शुरू हो गई। तो आई राइट, थिंक कोरियन जो डिशेज़ हैं, बहुत ही डाइवर्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं वो। इनकी फिनिश डिशेज़ जो हैं वो ज़्यादा ही प्लेन सी हैं। बट मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद आई हैं। मैंने वो ज़्यादा ट्राई भी नहीं की राइट, थी राइट, कोरियन डिशेज़, बट यहाँ की सही, फ़िनलैंड की जो है, क्योंकि मैं डेली जॉब पे खाता हूँ, जब यूनिवर्सिटी में था तो यूनिवर्सिटी में भी लंच मैं यूनिवर्सिटी से करता था, तो डेली खाना पड़ता था, खाना यहाँ पर। तो आहिस्ता-आहिस्ता राइट, फिर अच्छा लगना शुरू हो गया। वेरी गुड। तो वहाँ पे आपने चॉपस्टिक से खाना सीख लिया होगा मेरे ख़्याल से तो। मुश्किल था। अच्छा, अगर पाकिस्तान से कोई कोरिया जाता है, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो खाने का है ऑफ़ कोर्स। आई तो थिंक हाँ। हलाल के हवाले से, रिलीजन के हवाले से आपको क्या लगता है? कोरिया अगर कोई बंदा जाता है तो वहाँ पे मस्जिदें मिल जाती हैं, हलाल खाने ईज़िली अवेलेबल हैं? हाँ जी, मेरे ख्याल से कोरिया में ये है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, पहले तो ये है कि वहाँ पर कम्युनिटी आपको काफ़ी बड़ी मिल जाती है। हर यूनिवर्सिटी में राइट, कम्युनिटी जो है पाकिस्तानियों की, रिसर्चर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो कम्युनिटी मिल जाती है और हर यूनिवर्सिटी के अंदर ही मस्जिद भी बनी हुई है। तो ये चीज़ अच्छी है। ओह! हलाल खाने ज़बरदस्त। भी मार्केट्स इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती जो, बट वहाँ पर कोरिया में जो ऑनलाइन शॉपिंग का कल्चर बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो मैं हम भी अक्सर जो ग्रोसरी शॉपिंग इवन वो भी ऑनलाइन करते थे। लैब में बैठे हुए ऐसे राइट, ऑर्डर कर दिया, तो 2-3 घंटे बाद चीज़ें घर आ गई। तो गोश्त वगैरह ऐसे घर आ राइट, जाता है हलाल, तो मिल जाता है ईज़िली, राइट। इतना मसला नहीं होता। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, तो कहाँ की एजुकेशन आपको अच्छी लगी? कहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा एडवांस्ड हैं? जो पढ़ाने का तरीक़ेकार है, कहाँ का बेहतर लगा आपको? हुँ, आई थिंक अगर तरीक़ेकार की बात की जाए तो आई वुड से कि जो फिनिश यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका तरीक़ाकार मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। एनवायरनमेंट या मुझे शायद इसलिए अच्छा लगा कि यहाँ पर मुझे कोर्सेज़ जो मैंने पढ़े हैं, इंग्लिश में थे और टीचिंग स्टाइल इनका बड़ा अच्छा था। क्योंकि इनकी लैब प्रैक्टिस करवाते हैं, वो चीज़ बड़ी अच्छी है। अ, उधर भी मैंने कोर्सेज़ लिए थे कोरिया में भी, बट वो कोर्सेज़ ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड थे, इतनी ज़्यादा असाइनमेंट नहीं थी। कंपैरेटिवली मुझे वहाँ पर चीज़ें जो है ना, वो पढ़ाई का जो सीखने का अंदाज़ है वो इतना अच्छा नहीं लगा इसके मुकाबले में। बट अगर आपने जो बात की कि यूनिवर्सिटीज़ कहाँ की ज़्यादा एडवांस्ड हैं, उस मामले में देखा जाए तो कोरियन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। अभी यहाँ की जो राइट, यूनिवर्सिटी है आल्तो है, आई थिंक आल्तो इज़ द ओनली वन जो टॉप 100 में आती है, बाकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जी, कोरिया की टॉप 100 में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ फॉल करती हैं, इवन के टॉप 20 में भी यूनिवर्सिटीज़ उनकी हैं। उनकी रिसर्च काफ़ी अच्छी है, इस मामले में मैं कहूँगा कि रिसर्च में और लैब्स में बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है, बहुत ज़्यादा काम चल रहा होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से उनकी जो है वो टेक यूनिवर्सिटीज़ उनकी रैंकिंग अच्छी है। जी, जी, मुझे याद है सोल नेशनल यूनिवर्सिटी हो गई, काइस्ट हो गया, ये तो काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ सही हैं। है। और प्रोफेसर्स भी जो वहाँ पर अक्सर होते हैं, दे आर आल्सो फ्रॉम आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़। मुझे याद है मैंने कोर्स एक उठाया था ऐसे सिंपल सा, तो जो प्रोफेसर था हमारा वो पीएचडी उसने की हुई थी एमआईटी से, डॉक्टरेट था, देन ही हैड जी, सम जी। वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम नासा। मैं हैरान हुआ कि यार मैं जिस बंदे से पढ़ रहा हूँ, तो जो प्रोफेसर्स की प्रोफाइल होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है कि अगर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाना है तो प्रोफेसर वहाँ के अच्छे होंगे। बट फिनलैंड में मैंने ये कल्चर नहीं देखा। फिनलैंड के जितने ज़्यादा प्रोफेसर्स होते हैं, मोस्टली दे आर फ्रॉम फिनिश यूनिवर्सिटीज़। बहुत कम है यहाँ पर जो फॉरेनर्स हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें कि यार बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जैसे आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ की, आई हैवंट मेट एनी।
सो फार। जी, जी, सही कह रहे हैं। अच्छा, अगर मैं एडमिशन क्राइटेरिया के हवाले से बात करूँ, तो कहाँ का क्राइटेरिया ज़्यादा कम्पेटिटिव है? कहाँ पे एडमिशन लेना मुश्किल है? अभी इसमें ना एडमिशन भी दो तरह का मैं कह सकता हूँ। एक तो लोग आते हैं कि यार हमारा एडमिशन हो फुली फंडेड प्लस स्टाइपेंड भी मिल रहा हो, और दूसरा आता है कि यार बस हमारा एडमिशन हो जाए, हम फीस भी खुद दे लेंगे, सारा कुछ खुद कर लेंगे। तो अभी इन जनरल जो कल्चर है ना, फिर कोरिया में जो कल्चर है, ज़्यादा लोग, ज़्यादातर 90% से ज़्यादा लोग जो जिनसे मैं मिला हूँ, ज़्यादातर लोग जाते हैं स्कॉलरशिप के, जिन्हें स्टाइपेंड पोजीशन मिली होती है। यहाँ फिनलैंड में टोटली ऑपोजिट है। यहाँ टेन जी, परसेंट लोग ऐसी सिचुएशन में आते हैं, 90% लोग आते हैं कि यार बस हमारा एडमिशन हो जाए। फिर आगे हाँ कुछ लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती हैं। वो स्कॉलरशिप होती है कि आपकी फीस नहीं देनी होती। बहुत कम लोग हैं जिनको वो फिनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी मिलती है, जिसमें वो 5,000 सालाना देते हैं। अगर हम इस सिनेरियो में बात की जाए तो इससे फिगर से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है जी, कि जी। फिनलैंड में कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा मुश्किल है एज कम्पेयर टू कोरिया। कोरिया में रिसर्च ग्रांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोफेसर्स के पास लैब्स की फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो कंपैरेटिवली कोई पोजीशन ढूंढना मेरे ख्याल से आसान है वहाँ पर। अच्छा, कोरिया में अगर किसी का एडमिशन होता है, जिस तरह आपने बताया कि मोस्टली वहाँ पे जो लोग जाते हैं, वो ट्यूशन फ़ी वेव और मंथली स्टाइपेंड वाले प्रोग्राम में जाते हैं, राइट? ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि कोरिया में स्कॉलरशिप्स के ज़्यादा मौक़े हैं कंपेयर टू फ़िनलैंड। स्पेशली स्पेशली अगर आपने स्टाइपेंड पोजीशन ढूंढनी है तो मौके ज़्यादा हैं वहाँ पर। मुझे तो याद पड़ रहा है, मैंने जब पीएचडी शुरू की थी यहाँ पर, तो मैंने पहले एक प्रोजेक्ट में एनरोल हुआ हुआ था, उसकी फंडिंग 1.5 साल तक अवेलेबल थी। उसके बाद मुझे प्रोफेसर ने कहा भी फंडिंग ढूंढो, हमारे पास अब पैसे से कोई नहीं है, पढ़ने के लिए राइट, अप्लाई करो। तो इस तरह फ़िनलैंड की में, सिचुएशन एवरी सेकेंड स्टूडेंट फेस हेयर इन इन फिनलैंड। बहुत मसले होते हैं। राइट, एक जो पीएचडी वाला बंदा है वो अपनी रिसर्च के अलावा पीएचडी फंडिंग ढूंढने में ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है कि यार अप्लाई उसके लिए एप्लीकेशन कर रहा होता है। बट कोरिया में पीएचडी स्टूडेंट को कोई परवाह नहीं होती कि पैसे कहाँ कैसे अरेंज करने हैं, उसको पैसों के मामले में कोई मसला नहीं होता, सिर्फ रिसर्च के ऊपर फोकस करता है वो। राइट। मैं आपसे बता रहा था कि मेरा भी दाखिला जो है वो डाइजन यूनिवर्सिटी में हुआ था और फ़िनलैंड में भी हुआ था। तो वहाँ पे फ़ीस पे नहीं करनी थी और स्कॉलरशिप था, मेरे ख़्याल से $400 थे उस ज़माने में। फ़िनलैंड में जो है फ़ीस तो पे नहीं करनी है, लेकिन जो लिविंग एक्सपेंस है खुद बेयर करना है। तो बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। कोरिया जो है वो हर लिहाज़ से बेहतर था, क्योंकि आपको पता है जब बच्चे निकलते हैं पाकिस्तान से, तो यही सोचते हैं कि यार लिविंग एक्सपेंस कैसे बेयर करना है, राइट? तो एक लीप ऑफ फेथ था कि यार फ़िनलैंड चलते हैं, ज़्यादा ओपन कल्चर है, यूरोप है, लिविंग एक्सपेंस किसी तरह मैनेज कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड डिसीजन। अच्छा, अगर मैं लिविंग एक्सपेंस की बात करूँ, तो वो आप कैसे कंपेयर करते हैं कोरिया वर्सेस फ़िनलैंड? कोरिया में तो मेरे ख़्याल से अगर आप जा रहे हैं तो आपको ट्यूशन फ़ी भी पे नहीं करनी है, आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिल रहा है। लेकिन फ़िनलैंड में अगर आप आते हैं तो इन मोस्ट केसेज़ आपकी सिर्फ़ ट्यूशन फ़ी माफ़ होती है, राइट? तो स्टिल ऐसा ही है। आपको अपना गुज़ारा करने के लिए पैसे चाहिए। तो आपको क्या लगता है, अगर आप दोनों ममालिक का मवाज़ना करें, कहाँ पे लिविंग एक्सपेंस ज़्यादा है, कहाँ पे कम है? कहाँ पे स्कॉलरशिप के बगैर सर्वाइव करना आसान है, कहाँ पे इम्पॉसिबल है? हम्म। हाँ जी, लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो लिविंग एक्सपेंस कोरिया में कंपैरिजन से काफ़ी कम है। वहाँ पर हाउसिंग कॉस्ट भी कम है काफ़ी, और ओवरऑल जो लिविंग कॉस्ट होती है, ग्रोसरीज की प्राइसेस, वो भी काफ़ी कम है। यहाँ फिनलैंड में काफ़ी एक्सपेंसिव है। और आपने बात की है कि जी स्कॉलरशिप के बगैर कहाँ सरवाइव करना मुश्किल है। आई थिंक सरवाइव करना फिनलैंड में मुश्किल होगा स्कॉलरशिप के बगैर, क्योंकि ओवरऑल राइट, जॉब मार्केट भी यहाँ पर काफ़ी कम है। बच्चे जो आते हैं यहाँ पर, शुरू में, आजकल तो जो मैं इन्वायरमेंट देख रहा हूँ बच्चों को, स्टूडेंट्स जो नए आ रहे हैं, इट्स रियली हार्ड फॉर देम टू फाइंड अ जॉब। साउथ कोरिया में आसान है जॉब ढूंढना, जॉब मार्केट काफ़ी बड़ी है, तो वहाँ पर कोई ना कोई जुगाड़ बंदे बच्चे लगा लेते हैं। इवन दो के राइट। अर्निंग्स जो है वो कम है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट स्टिल दे कैन मैनेज। अच्छा, कोरिया में जब आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसमें जो मंथली स्टाइपेंड है वो इनफ होता है वहाँ पे हाउसिंग, फूड, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को कवर करने के लिए? जो स्कॉलरशिप मिलती है उससे,
आई थिंक जो स्कॉलरशिप मिल मंथली स्टाइपेंड आई हाँ, मीन। मंथली जो स्टाइपेंड मिलता है आप उसे सेविंग भी कर सकते हैं। हम फिगर्स वाओ। के ऊपर बात कर लें, लेट्स से पीएचडी स्टूडेंट लेता है ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 टू 2.5 मिलियंस कोरियन वॉन, और जिनको राइट। हम कन्वर्ट करें यूरोज में तो वो हो जाएंगे 1200 से 1700 यूरोज तक, जबकि बस मनी आ रही होती है तो आप जो रिसीव कर रहे होते हो। और आपकी एक जो स्टूडेंट है, उस सिंगल स्टूडेंट लिविंग रूम का रेंट प्लस ग्रोसरी वगैरह मिला के आई थिंक इट गोज अप टू 600-700 यूरोज। बाकी आपकी सेविंग ऑलमोस्ट 1000 यूरोज यू कैन सेव। और राइट। वहाँ पर एक ये भी चीज़ है कि ये मैंने बता रहा हूँ एवरेज कॉस्ट बताई है, और जो स्टाइपेंड भी जो मिल रहा होता है, स्टाइपेंड वेरी करता है वहाँ पर, और डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, आपकी अपनी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। इस तरह फिनलैंड में जैसे है कि स्टाइपेंड ऑलमोस्ट सेम ही है, वो आपको 2500 टू 3000 मिलना है। तो एक बंदा जो है वो 2500 तो एटलीस्ट एक्सेप्ट लाइक लाइक एक्सपेक्ट करता है। राइट। और यही अगर मास्टर्स स्टूडेंट है कोरिया में, तो उसका जो मंथली स्टाइपेंड है वो हाँ, 1000 यूरो के करीब होगा पर मंथ। 1000 यूरोज मैं फिगर्स को कन्वर्ट करता हूँ, अ बिट लेस मे बी। हम 800 राइट। से 1100 की रेंज रख सकते हैं, 1100 1200। ऑल्सो कुछ लोगों को ज़्यादा भी मिलता है, मैंने इवन कुछ मास्टर्स के स्टूडेंट देखे हैं जिनको अराउंड 1500 भी मिल रहा है। वो उनकी फिर लैब में राइट। ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है, अच्छी प्रोफाइल भी हो जाती है उस बेस पे। ठीक है। तो कोरिया में ये सारी जो जॉब्स हैं, ये मेनली यूनिवर्सिटी के अंदर होती हैं या आपको बाहर इंडस्ट्री में भी काम करने का मौका मिलता है? क्योंकि जो मेरा इंप्रेशन है वो तो यही है कि कोरिया में आपको किसी न किसी प्रोफेसर के साथ उनके लैब में काम करना होता है। सही है। मैं उस ज़माने की बात बता रहा हूँ जब मेरा एडमिशन हुआ था या जब मैं सोच रहा था वहाँ जाना चाहिए या नहीं। अभी क्या ट्रेंड है वहाँ पे? जो मोस्टली जॉब्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में ही अवेलेबल हैं या बाहर इंडस्ट्री में भी एज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट आप आसानी से जॉब ढूँढ सकते हैं? अगर मैंने भी जो टाइम गुजारा ना, ओवरऑल जो कल्चर है मैं उसका बताऊँ, ट्रेंड है ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो आते हैं एज डायरेक्टली किसी मास्टर्स या पीएचडी की पोजीशन पे स्टाइपेंड पे आते हैं कि प्रोफेसर के पास ही काम कर रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, तो मेन अर्निंग वहाँ से आ रही होती है। और फिर आप जब ग्रेजुएट हो जाते हो उसके बाद फिर आप प्रोफेशनल जॉब बाहर ढूंढते हो इंडस्ट्री में। तो मैंने जहाँ तक देखा इट्स क्वाइट इजी। इजी तो नहीं कहेंगे कि कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है वहाँ पर जॉब मिलने में। अक्सर स्टूडेंट लाइक विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 3 मंथ्स उनको जॉब मिल जाती इंडस्ट्री में। है इंडस्ट्री में। हाँ जी। वाह। यहाँ पर जो फिनलैंड में ट्रेंड है कि आप स्टूडेंट होते हो, स्टूडेंट के दौरान ही आप इंडस्ट्रीज में अप्लाई करते हो और आप जॉब ढूंढ सकते हो, और कुछ लोगों को जॉब मिल भी जाती है। वहाँ कोरिया में ये कल्चर नहीं है। कोरिया में आप पहले ग्रेजुएट होते हो देन यू कैन अप्लाई फॉर सम जॉब। मे बी दरमियान में भी कर सकते हो, बट आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी, बिकॉज जहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये भी होता है कि स्टडीज़ के दौरान उनका कोई ना कोई इनकम सोर्स होता है, तो आई थिंक दे डोंट बॉदर, जब ग्रेजुएट होते हैं तभी अप्लाई करते हैं। राइट, राइट, राइट। अच्छा, अगर मैं डिमांडिंग फील्ड्स की बात करूं, अगर आपका ताल्लुक आईटी से है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, उसमें तो दुनिया में हर जगह जॉब्स हैं, राइट? अगर कोई बंदा आईटी से हट के किसी फील्ड में मास्टर्स करना चाहता है, तो ये सही आपके है। ख्याल में उसके लिए कोरिया बेटर है या फिनलैंड? हम्म। इस मामले में आई थिंक दोनों कंट्रीज भी टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफ़ी अच्छे हैं, बट कोरिया की मार्केट कुछ ज़्यादा बड़ी है। आईटी की जो फील्ड है, सैमसंग और एलजी ये तो हैं ही हैं उनकी। बाकी उनकी जो दूसरी मैकेनिकल की फील्ड्स हैं, मैकेनिकल की इंडस्ट्री स्पेशली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, वो काफ़ी बड़ी है वहाँ पर। और दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ओवरऑल भी उसका सेटअप काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू फिनलैंड। इधर फिनलैंड में भी जो टेक्नोलॉजी, जैसे वाट्सला की कंपनी है, मेत्सो कंपनी है, और भी कुछ कंपनीज हैं जो मैकेनिकल के रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग है, इनकी अपनी कंपनीज हैं, तो वो काफ़ी बढ़िया। आई थिंक अगर कोई बंदा आईटी के अलावा आना चाहता है तो इंजीनियरिंग फील्ड्स जो मैकेनिकल है, ऑटोमेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, दिस विल हेल्प। और फिनलैंड में जो है, दिस विल हेल्प नर्सिंग एज वेल, हेल्प अ लॉट।
मैंने बहुत सारे देखे हैं कि इवन राइट। लास्ट 6 महीने पहले देयर वाज अ कैरियर फेयर, मैं वहाँ पर गया हुआ था। वहाँ पर कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बंदा आया हुआ था, उसने भी अपना बूथ लगाया हुआ था। मैंने जाकर बात की एंड शी वाज सेइंग के they are trying to look for some nurses from different countries, and at the moment they have this वाह। kind of MOU with Nigeria, Philippines and Thailand. तो स्टिल उनको बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है नर्सिंग की डिमांड ज़्यादा है इस कंट्री में भी। और मैंने राइट। एक तो पाकिस्तानी भी मैं उनसे मिला हूँ, उनके मुताबिक जो सैलरीज हैं वो भी काफ़ी बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स नर्सिंग में। अच्छा, अगर कोई मैनेजमेंट वाला है, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट वाला है, तो उस हवाले से कोरिया कैसा है? एमबीए करना चाहता है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट करना चाहता है, तो उस सूरत में कोरिया जाना चाहिए या नहीं? आई थिंक जाना जा सकता है बंदा, बट जॉब सर्च थोड़ी सी मुश्किल होगी। पहले जैसे मैंने जिक्र किया कि आपको ग्रेजुएशन के बाद विद राइट। इन 1 to 3 मंथ्स टाइम फ्रेम में जॉब मिल जाती है। वो सारे मैंने वो केसेस बताए हैं कि जो लोग इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे थे, जो लोग रिसर्च कर रहे थे किसी ना किसी उस फील्ड में, लैंग्वेज ज़्यादा एक बैरियर नहीं होता। आपने रिसर्च करनी है, अपना लैब में अपना काम करना है, आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर होते हो ज़्यादातर, या कंप्यूटर में कोई डिज़ाइन बनाना है, इस तरह ही काम करने। जो मैनेजमेंट की जॉब्स होती हैं, जैसे उसमें होता है कि आपने लोगों को लिंक करना है, इसका काम उससे देना है, उससे उसके लिए लैंग्वेज चाहिए। तो वो कोरिया में लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है। इवन दो कि फिनलैंड राइट। में लैंग्वेज बैरियर मैंने देखा बहुत कम है, बट स्टिल दे रिक्वायर फिनिश लैंग्वेज इस तरह की जॉब्स के लिए। जी, 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 ऐसा ही है। अच्छा, अगर मैं वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से पूछूँ आपसे, तो आप क्या समझते हैं, आपने क्या देखा है कि कोरिया का वीज़ा लेना या अप्लाई करना ज़्यादा आसान है या फ़िनलैंड का? क्योंकि फ़िनलैंड की तो एम्बेसी भी नहीं है पाकिस्तान में। हाँ, जैसे आपने बताया कि फिनलैंड की एम्बेसी नहीं है, तो साफ ज़ाहिर है कि इसका वीज़ा प्रोसेस भी मुश्किल होगा। लोगों को पहले दुबई का वीज़ा लगवा के या किसी और मुल्क का वीज़ा लगवा के वहाँ पर एम्बेसी में जाना, इंटरव्यू देना है। और फिर जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं फिनलैंड की, वो मुश्किल होती हैं। आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, ये चीज़ें करवानी है। तो आई थिंक ये मुश्किल है। साउथ कोरिया का वीज़ा जिन दिनों में मैंने अप्लाई किया था, उन दिनों में ये था कि आपका 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आ जाता होता था वीज़ा। अब और इस्लामाबाद में ही वैसे आप जाते हो डॉक्यूमेंट जमा करवाने एंड शाम तक आपका स्टेटस चेंज हो जाता था। राइट। अच्छा, अब जो नए तालिब इल्म हैं जो पाकिस्तान से निकलना चाह रहे हैं मास्टर्स के लिए, आप दोनों मुल्कों में रहे हैं, आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास साउथ कोरिया का ऑप्शन है या फ़िनलैंड का ऑप्शन है, तो उसमें से कौन-सा ऑप्शन बेस्ट है? पहले तो मैं कहूँगा कि यार नए स्टूडेंट्स को दोनों तरफ ट्राई करना चाहिए। तो अगर तो आप एक अच्छे पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ाई पे फोकस करते हैं और पैसे ज़्यादा इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो साउथ कोरिया में यह है कि फंडिंग्स वगैरह अच्छी होती हैं, तो आपको चांसेस है कि फुली फंडेड पोजीशन मिल जाए आसानी से। बट यह है कि ओवरऑल लॉन्ग रन में थोड़ा सा लोग कहते हैं कि साउथ राइट। कोरिया में नहीं रहना, इंटीग्रेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है। और अक्सर हमारे लोगों का होता है कि जी कोई ऐसी कंट्री में ही जाया जाए जहाँ पर हम लॉन्ग टर्म स्टे करें। तो उस लिहाज से कोरिया इतनी एक फेवरेट डेस्टिनेशन नहीं है। लोग वहाँ से तकरीबन 70-80% लोग मूव करते हैं अपनी खत्म करने के बाद इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में। और वहाँ की डिग्रीज की वर्थ भी यहाँ आसानी से वो बंदा हो सकता है, उसको फिर एज ए स्टेप यूज़ करते हैं। अगर तो आपके पास शुरू में अच्छे पैसे हैं, लगा सकते हैं पैसे, तो फिनलैंड इज़ अ गुड ऑप्शन आई थिंक। बट यहाँ पर यह है कि शुरू में स्ट्रगल है काफ़ी। राइट। इवन के प्रोफेशनल जॉब के पार्ट टाइम जॉब्स भी शुरू में मिलना मुश्किल है। बट यह है कि अब किसी मुल्क में आ जाए, आहिस्ता आहिस्ता डिग्री कंटिन्यू करे, तो बट जॉब सम हो मिल ही जाती है बंदे को, बंदा ट्राई करता रहे तो। बट ये है कि फिनलैंड लोगों की एक लॉन्ग टर्म डेस्टिनेशन है। लोग यहाँ पर जो आते हैं देर वो रहना पसंद करते हैं। तो अगर आप इस असल में नहीं जाना चाहते, कि स्टेप नहीं लेना चाहते, तो आई थिंक देन यू कैन कम डायरेक्टली टू फिनलैंड। अदरवाइज जिस तरह मैंने किया था, और हाँ, अगर मैं बताऊँ मेरे बैच के इतने लोग थे, नाउ दे आर इवन समबॉडीज आर इन आईवी लीग्स, कि उन्होंने वो बड़ा अच्छा स्टेप यूज़ किया। वॉव! क्योंकि कोरिया की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग बहुत ही अच्छी है, और आपकी वो रिसर्च प्रोफाइल भी बहुत अच्छी बना देते हैं। आप हैरान होंगे कि मास्टर्स के स्टूडेंट दो दो तीन तीन पेपर, जनरल पेपर्स निकालते हैं, जो कि बड़ा कॉमन होता है वहाँ पर। वॉव! और यहाँ पर तो पीएचडी वाले इतना काम कर रहे हैं, 2-3 जनरल पेपर वाला। मास्टर्स को तो पता भी नहीं होता कुछ रिसर्च क्या होती है।
सही कह रहे हैं। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपकी जो सिचुएशन है उस पर डिपेंड डिपेंड करता है करता सही है। है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिनलैंड आ जाएं, मुश्किलात होंगी शुरू में। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोरिया चले जाएं, वहाँ पे स्कॉलरशिप का ऑप्शन है। और कोरिया को एज अ लॉन्चिंग पैड यूज़ करें, वहाँ से फिर आप कहीं भी जा सकते हैं, एग्जैक्टली यूरोप चले ऐसे जाएं, ही। अमेरिका चले जाएं। अच्छा, अगर कोरिया के लिए अप्लाई करना है तो कोरिया में जीआरई वगैरह की रिक्वायरमेंट है क्या? जीआरई ज़रूरी है स्कॉलरशिप और ट्यूशन फ़ी वेवर हासिल करने के लिए? आ, नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज आई थिंक रखा था, बट नहीं है वो। प्रोफेसर राइट। अगर आपका एग्री है, कोरिया में ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि प्रोफेसर अगर आपका एग्री है तो आई थिंक वो जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी ख़त्म करवा सकता है। इतना मसला नहीं होता वाओ, इफ़ ही वांट्स टू एक्सेप्ट यू। ज़बरदस्त। अच्छा, ब्रीफली जो है आप बताना चाहेंगे कि अगर कोरिया जाने की तैयारी करनी है, कोशिश करनी है, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, या आपको यूनिवर्सिटी की लैब जो है उसके अंदर जाना पड़ेगा, प्रोफेसर्स हाँ, निकालने मेरे ख्याल से पड़ेंगे? ज़्यादा यही है। ब्रीफली। फिनलैंड का तो वो एक उन्होंने पोर्टल बनाया हुआ है यूनिवर्सिटी का, उधर आप अप्लाई करते हो जो भी पोजीशंस आती हैं। साउथ कोरिया के लिए कोई एक खास पोर्टल नहीं है। जी। उसके लिए आपको अपनी फील्ड के रिलेटेड प्रोफेसर्स ढूंढने पड़ेंगे, ये एक तरीका। या दूसरा तरीका आप सोशल लिंक्स भी यूज़ कर सकते हो कि डिफरेंट, अगर किसी का सोशल लिंक्स नहीं है तो वो जॉब्स कुछ पोस्ट भी होती हैं, डिफरेंट फेसबुक के ग्रुप्स बने हुए हैं, लिंक्डइन पे पोस्ट होती राइट। हैं जॉब्स, प्रोफेसर ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, तो आप वहाँ पर कर सकते हो। एक दूसरा तरीका जो यूज़ कर सकते हो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एडमिशन्स खुलते हैं, तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो, और यूनिवर्सिटी जब आप राइट। अप्लाई कर रहे होते हो तब वो कहते हैं कि यार आप किस प्रोफेसर की लैब में काम करना चाहते हो, लिस्ट ऑफ प्रोफेसर बता दो एप्लीकेशन में ना, दो तीन। तो आप फिर वो वाले प्रोफेसर बताओ कि जो आपके काम के रिलेटेड हैं, और फिर अब यूनिवर्सिटी उन प्रोफेसर्स को आपकी प्रोफाइल भेजती है, अगर उनको पसंद राइट। आए तो वो प्रोफेसर्स खुद ही आपको एक्सेप्ट करते हैं, उनके वो कॉन्टेक्ट करते हैं। अच्छा, कोरिया में जिस तरह आपने बताया कि ग्रेजुएशन के बाद नौकरी मिल जाती है, वहाँ पे इंटीग्रेट होना मुश्किल है, लेकिन वहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो वहाँ पे इंटीग्रेट हुए या वहाँ का पासपोर्ट उन्हें मिला। कोरिया का हाँ पासपोर्ट जी, मिल मिल जाता है? जाता है कोरिया का पासपोर्ट। इवन बहुत सारे राइट। पाकिस्तानी भाई हैं जिन्हें मैं मिला हूँ, उनके पास कोरियन पासपोर्ट है। राइट, राइट, राइट। आजकल वो क्या नाम है, वो टिकटॉक वाली जो आंटी है कोरिया वाली, वो काफ़ी एग्जैक्टली फेमस वो चल रही हैं, मेरे आप तो दौर में जानते ही होंगे पीएचडी कर रही थी वहाँ पर साथ हमारे, तो अभी वाह। उनकी पीएचडी हो गई है, तो आई थिंक शी इज क्वाइट फेमस नाउ। राइट, बट शी रियलाइज कि भाई पीएचडी से ज़्यादा जो फेम है, पैसा है, वो इधर एग्जैक्टली ऐसा है। ही है। कोई लास्ट एडवाइस आप देना चाहेंगे जो नए बच्चे हैं जो निकलना चाह रहे हैं मुल्क से, चाहे वो कोरिया जाएं, चाहे फिनलैंड जाए, चाहे कहीं भी जाएं? हाँ जी, ज़रूर। मेरी एडवाइस आई थिंक ये होगी कि ट्राई अगेन एंड अगेन अंटिल यू सक्सीड। लड़के बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं, और अगर आपने पाकिस्तान से निकलना मुश्किल राइट। होता है बट नामुमकिन नहीं है। तो अप्लाई करते रहें और अपने आप पे भरोसा रखें। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो बहुत कम सीजीपीए के साथ भी दे एंड अप इन वेरी गुड पोजीशंस। एक छोटा सा ये बस कि दे अप्लाइड फॉर दैट पोजीशन, तो कीप ऑन अप्लाइंग। जी, बहुत बहुत खूबसूरत बात की आपने। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ख़ास करके पढ़ाई के एग्जैक्टली। हवाले से, राइट? मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में ये हाईलाइट करता हूँ कि यार अगर पाकिस्तान से निकलना है तो पढ़ाई से अच्छा आसान एग्जैक्टली रास्ता ऐसा कोई ही। भी नहीं है। कोरिया हो गया, चाइना है, यूरोप है, साउथ अमेरिका है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको किसी ना किसी सूरत में स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करती हैं। जस्ट लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड कीप एग्जैक्टली। ऑन ट्राइंग। तहसीन भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत अच्छा जो है वो एक कंपैरिजन हुआ, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कोरिया वर्सेस फिनलैंड के हवाले से। आई एम प्रीटी श्योर ये जो एपिसोड है उन बच्चों के लिए जो ये डिसाइड करने में परेशान हो रहे हैं कहाँ जाना है, हेल्प करेगा। और ऐसे बच्चे जो साउथ कोरिया जाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से उस हवाले से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की आपने। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बुलाया और अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये भी अच्छा लगा कि हमने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की और लोग कुछ जिससे मुफीद होंगे। एब्सोल्युटली। और जिस तरह का आपका एक्सपीरियंस है, ऐसा लगता है कि हम फ्यूचर में इंशाल्लाह और भी ज़रूर ज़रूर। पॉडकास्ट करेंगे, चाहे वो कोरिया के हवाले से हो, चाहे पीएचडी के हवाले से हो। दोबारा से आपको तकलीफ देंगे अपने पॉडकास्ट में? ज़रूर ज़रूर, आई वुड बी हैप्पी टू कम।
ऑल राइट, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, आई होप ये पॉडकास्ट आपके लिए यूज़फुल होगा। बहुत तफ़सील से हर पहलू पे रोशनी डाली है। अगर आप कन्फ्यूज़ हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल साउथ कोरिया जाना है या फ़िनलैंड, तो आपको इस पॉडकास्ट से मदद मिलेगी ये डिसाइड करने में कि कौन-सी जगह आपके लिए बेहतर है। अगर कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप इंस्टाग्राम पे भी राब्ता कर सकते हैं मुझसे। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे पॉडकास्ट करूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आई विल डू माय बेस्ट। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई वुड अप्रिशिएट योर हेल्प सपोर्टिंग द चैनल। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट डे।